Let us begin, sir. So today's topic is white topping and short panel concrete payment. मैंने शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट को भी इसलिए रखा है कि ये दोनों ऊपर से देखने में एक जैसे ही लगते हैं, व्हाइट टॉपिंग भी और शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट भी। इनमें अंतर क्या है, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आज के उस प्रोग्राम में। एंड रिसेंटली वी हैव रिसीव्ड ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज सर्कुलर to go for white topping, how to select the white topping projects. The salient feature of that order will also be discussed. So let me first introduce you the definition of white topping. White topping is defined as a Portland cement overlay constructed on the top of existing distressed asphalt pavement. देखिए, हमारे पास एक पुराना एसफाल्ट पेमेंट है, डिस्ट्रेस कंडीशन में, रटेड है, फटीग हो चुका है, पोर्टहोल्स हो चुके हैं। उसके ऊपर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, आइदर गो फॉर बिटुमिनस ओवरले इन द फॉर्म ऑफ डीबीएम और बीसी, एंड वी हैव सेकंड ऑप्शन, गो फॉर द सीमेंट कंक्रीट ओवरले। इफ यू गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, दैट मींस सीमेंट कंक्रीट ओवरले, देन इट इज कॉल्ड व्हाइट टॉपिंग। अब व्हाइट टॉपिंग की जो हिस्ट्री है, इसकी जो शुरुआत यूएस में 1990s में हुई थी। 1991 में पहला सेक्शन लुइसविल केंटकी यूएसए में डाला गया था। उसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में रटिंग हो जाती थी और बार बार फटीग क्रैकिंग होती थी, बार बार उसमें ओवरले करते थे डीबीएमपीसी का, फिर से रटिंग और फटीग हो जाती थी। तो इस बार बार के रिपीटेड डिस्ट्रेसेस को ओवरकम करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया गया कि क्यों ना हम बिटुमिनस ओवरले डालने के बजाय सीमेंट कंक्रीट का जो ओवरले है वो डाले जाए। तो दैट वाज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्हाइट टॉपिंग। In USA, they placed a cement concrete overlay, which was thin in thickness, and thickness was 75 mm to 100 mm. In that thickness range, they provided the cement concrete overlay over the existing distressed asphalt pavement, rutted asphalt pavement. But what they did, rutting was eliminated and some distresses were eliminated through this kind of milling. टॉप सरफेस को मिल कर दिया गया, जिससे जो रटिंग और डिस्ट्रेसेस थे दे वर रिमूव्ड। रटिंग के बाद दे प्लेस्ड व्हाइट टॉपिंग ओवरलेस। शुरुआत में उनका ऑब्जेक्टिव 5 to 7 इयर्स की लाइफ के लिए रहा था कि हमको ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं दैट विल बी देयर फॉर 5 to 7 इयर्स। बट व्हेन दे एक्चुअली सॉ द परफॉर्मेंस टॉपिंग 10 years, then it was very encouraging to go for such kind of thin overlays over the distressed asphalt pavements. और वहीं से इसकी शुरुआत हुई कि, और they gave it name thin white topping. Thin white topping इसलिए किया गया, thin word ये बताता था कि thickness कम है, because thickness was between 75 to 100 mm. और white topping इसलिए किया क्योंकि existing black top road थी, existing bituminous road था, so color was changing from black to white, so they gave it name as thin white topping. अब इंडियन एक्सपीरियंस व्हाइट टॉपिंग का क्या रहा? 2006-7 में हम लोगों ने कुछ यहाँ पर टेस्ट सेक्शंस डाले गए दिल्ली में, और सिराई के कैंपस में भी डाला गया, और थिकनेस वही थी 75 to 110 mm की कुछ सेक्शंस हमने डाले गए। एंड बेस्ड अपॉन द थिकनेस, based upon the experience of these earlier test sections, IRC brought out a publication in the form of IRC SP 76 in 2008. इसमें बहुत बड़ी एफर्ट थी मिनिस्ट्री के जो द देन डीजी रहे हैं स्वर्गीय श्री सिन्हा साहब, और रिजिड पेमेंट कमेटी के मेंबर्स का, सभी का उसमें योगदान रहा है कि 2008 में पहला वर्जन आया IRC SP 76 का। और उसके बाद फिर इनिशियल जो thin white topping के प्रोजेक्ट्स आए वो बैंगलोर सिटी में आए। Some city roads of Bangalore were converted into white topping, but the best project so far in India of white topping is this thin white topping at Nice Road in Bangalore Peripheral Road. बैंगलोर की एक पेरिफेरी की रोड है, रिंग रोड टाइप में है, वहां पर है। ये 2011-12 में व्हाइट टॉपिंग का ओवरले डाला गया था, एंड इट इज ऑलरेडी 12 years old, and it is behaving, it is giving excellent fantastic performance. So far there has been no problem of any kind on this thin white topping project at the Nice. So this is the best project so far in India. और 2012 के बाद तो मैनी सिटीज लाइक इन मुंबई, पुणे, थाने, नासिक, अहमदाबाद, राजकोट, इवन रिसेंटली मेरठ में कंप्लीट हुआ है। व्हाइट टॉपिंग के सिटी रोड्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, एंड प्रेजेंटली
2-3 national highway projects, mainly in Maharashtra, they are also going where this thin white topping overlay is being placed over the distressed asphalt pavement. And recently, the circular has come from the ministry that NH should adopt white topping in a big way. Types of white topping. हमने 3 तरह की व्हाइट टॉपिंग को डिवाइड करते हैं. कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग, जिसमें थिकनेस 200 से ज्यादा रहती है. अब कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग का मतलब क्या है? पुराना फ्लेक्सिबल पेमेंट ही है, लेकिन उसमें हम जो कन्वेंशनल साइज रिजिड पेमेंट का होता है, साइज मींस 3.5 मीटर बाय 4.5 मीटर. आप लोगों ने सभी जगह रिजिड पेमेंट बनाए भी होंगे, उसमें कन्वेंशनल साइज 3.5 बाय 4.5 मीटर का रखा जाता है. अगर यही रिजिड पेमेंट का ओवरले एक एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट जो खराब हो चुका उसके ऊपर हम डाल दें, तो इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग. कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग तो इंडिया में पहले भी हो रही थी. मुझे याद है कि जब मैंने सीआरआई ज्वाइन किया तो 99-2000 के आसपास में हमने फरीदाबाद में बहुत सारी कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग की गई थी, जिसमें एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट था और उसके ऊपर फिर व्हाइट टॉपिंग का प्रोजेक्ट डाला गया, लेकिन थिकनेस उसमें 280-290 के आसपास थी. सो कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग में पुराना पेमेंट रहता है फ्लेक्सिबल ही, उसके ऊपर खराब हो चुका होता है, लेकिन हम उसके ऊपर सीसी का ओवरले डालते हैं बिना डिसमेंटलिंग के. जो लोअर लेयर्स हैं, जो सब बेस की एम्बैंकमेंट की सबग्रेड की जो लोअर लेयर्स हैं, उनको हम यूज करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते. उसके ऊपर जब आप थिकर पेमेंट 280-290 का डालेंगे और स्लैब का साइज 3.5 बाय 4.5 मीटर रहेगा, देन इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग. लेकिन आज हम जिस व्हाइट टॉपिंग की बात कर रहे हैं और जिस व्हाइट टॉपिंग की शुरुआत यूएस में डिस्ट्रेस एसफॉल्ट पेमेंट को डील करने के लिए की गई थी, दैट इज थिन व्हाइट टॉपिंग, वेयर थिकनेस इज बिटवीन 100 to 200 mm. Slab size is 1 meter, maximum 1.5 meter. Mostly slab size 1 meter by 1 meter या 1.25 meter by 1.25 meter के स्क्वायर पैनल साइज रहते हैं, जो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर मैंडेटरी नहीं है. स्लैब का साइज स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली स्लैब का पैनल का साइज 1 मीटर और 1.25 मीटर के आसपास ही रहेगा. मैक्सिमम वी कैन गो अप टू 1.5 मीटर. अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग जब आप थिकनेस 100 से mm से नीचे रिड्यूस कर देते हैं. अच्छा, थिकनेस का कोई आर्बिट्रेरी नहीं है. थिकनेस कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि हमारा लोडिंग कितना है. तो लोडिंग के हिसाब से जब थिकनेस 100 mm से कम आ जाती है, दैट मींस उन रोड्स के ऊपर कॉमर्शियल ट्रैफिक होगा ही नहीं, वहां पर कॉमर्शियल व्हीकल ही नहीं चलेंगे, एक्सल लोड बहुत कम होगा, तभी उसकी थिकनेस 100 mm से कम जाएगी. सो व्हेनेवर थिकनेस गोज लेस देन 100 mm, देन वी कॉल इट एज अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग. Ultra thin white topping is not suitable for those roads, city roads or highways or national highways where a lot of commercial traffic runs. Where commercial traffic is considerable, then we go only for thin white topping. That means thickness will be more than 100 mm and invariably it will be less than 200 mm. But less than 200 mm कोई उसकी restriction नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन द लोड, सपोज हमारी थिकनेस 210 या 220 भी आती है, बट पैनल साइज हमने शॉर्ट रखा हुआ है 1 मीटर बाय 1.5 मीटर का, देन इट इज कॉल्ड व्हाइट टॉपिंग, क्योंकि पुराना पेमेंट हमारा फ्लेक्सिबल का ही है. देखिए, व्हाइट टॉपिंग की सबसे खूबसूरत बात, सबसे ताकतवर बात यही है कि यहां पर हम पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो लेयर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं. डेफिनेशन में सिर्फ ब्लैक टॉप और व्हाइट टॉप का अंतर नहीं है. व्हाइट टॉपिंग सिर्फ चेंज ब्लैक कलर से व्हाइट कलर करना व्हाइट टॉपिंग नहीं है. व्हाइट टॉपिंग का रियल मीनिंग ये है कि जो पुरानी फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो लेयर्स हैं, पुराना एम्बैंकमेंट है, सबग्रेड है, बेस है, सब बेस है और ऊपर बीटी लेयर है, इन सब का यूज हम करने जा रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोअर बेस और सब बेस की और एम्बैंकमेंट और सबग्रेड की लेयर्स है. अगर हमारे पास कोई ऐसी डिस्टेंस पुरानी रोड आ जाती है फ्लेक्सिबल पेमेंट की जिसके ऊपर बीटी की लेयर है ही नहीं, अब नेशनल हाईवेज में तो बीटी की लेयर हमें मिलेगी, लेकिन जहां पर बीटी की लेयर नहीं मिलेगी, सपोज इट इज इन सिटी रोड और स्टेट हाईवे या कोई पीएमजीएसवाई की रोड है, वहां पर बीटी की लेयर ऊपर है नहीं, बट वी हैव ओल्ड बेस, सबग्रेड एम्बैंकमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, वहीं से उसकी स्ट्रेंथ निकलती है व्हाइट टॉपिंग की. सो व्हाइट टॉपिंग इज नॉट मेरली द चेंजिंग ऑफ कलर फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट. इट इज नॉट ओनली द यूटिलाइजेशन ऑफ टॉप बीसी और डीबीएम लेयर. एक्चुअली real utilization of or real strength of the white topping comes from the well compacted, well consolidated old layers of embankment, subgrade, base and subbase of the old flexible pavement. That is the real contributor to the strength of the white topping. और इसीलिए हम जानेंगे कि रियल सक्सेस व्हाइट टॉपिंग की इन्हीं लेयर्स में है.
ये जो पुरानी फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स है, इनको विदाउट डिस्टर्ब किए हुए जब हम ऊपर का सीमेंट कंक्रीट ओवरले डालते हैं, इन रियल सेंस दैट इज व्हाइट टॉपिंग। ऊपर ब्लैक टॉप की लेयर है या नहीं है, दैट इज इमटेरियल। क्योंकि ये मैं आपको बताता हूं कि रिजिड पेमेंट में चाहे वो कोई भी टाइप हो, चाहे वो कॉन्वेंशनल रिजिड पेमेंट हो, या फिर आजकल जैसे भी एक नया कोड आईआरसी का है शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट, चाहे वो हो, चाहे सीआरसीपी कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट हो, और चाहे वो व्हाइट टॉपिंग हो, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिजिड पेमेंट ही हैं। इन सब में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब का सक्सेस एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो ये है कि रिजिड लेयर्स के नीचे अगर सपोर्ट यूनिफॉर्म रहेगा तो ही रिजिड पेमेंट भी सक्सेसफुल है, व्हाइट टॉपिंग भी सक्सेसफुल है, शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट भी सक्सेसफुल है, सीआरसीपी भी सक्सेसफुल है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजिड पेमेंट के, चाहे किसी भी तरह का रिजिड पेमेंट हो, उसके नीचे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजिड पेमेंट के बारे में यही है कि जो उसके नीचे की जो बेस, सब बेस, फ्लेक्स और जो एम्बैंकमेंट और सबग्रेड है, वो वेल कंसोलिडेटेड और वेल कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, ताकि वो एक यूनिफॉर्म सपोर्ट दे सके। अगर यूनिफॉर्म सपोर्ट नहीं रहता है तो किसी भी तरह का रिजिड पेमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजिड पेमेंट के बारे में, डिजाइन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में यही है कि रिजिड पेमेंट किसी भी रूप में आप डालें तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा अगर उसके नीचे एक यूनिफॉर्म और स्टेबल सपोर्ट नहीं है। तो यूनिफॉर्म और स्टेबल सपोर्ट से मेरा मतलब ये है, अगर नीचे की लेयर्स में, चाहे वो एम्बैंकमेंट हो, चाहे वो सबग्रेड हो, चाहे वो जीएसबी हो, अगर इनमें सेटलमेंट हो गया तो सपोर्ट नीचे का खत्म हो जाता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। कहीं कहीं पर स्लैब का सपोर्ट मिलेगा, कहीं कहीं पर नीचे गैप्स आ जाएंगे। तो जहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशन आती है, रिजिड पेमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजिड पेमेंट के बारे में यही है कि नीचे का सपोर्ट शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्टेबल। और व्हाइट टॉपिंग भी खूबसूरती इसकी यही है कि पुराने पेमेंट की लेयर्स हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी लेयर्स हो चुकी हैं, अंडर द रेनी वेरियस रेनी सीजन्स एंड मूविंग ट्रैफिक वेल कंसोलिडेटेड हो चुकी है। और वो इतना कंसोलिडेटेड लेयर्स होते हैं कि जब भी आप उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का ओवरले डालेंगे, दैट विल हैव ए परफेक्ट यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशंस। और इसीलिए व्हाइट टॉपिंग वहां पर भी सर्वाइव करेगा जहां पर आपका 300 mm का कॉन्वेंशनल रिजिड पेमेंट अगर नया है सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आपने कॉन्वेंशनल रिजिड पेमेंट को हाई एम्बैंकमेंट्स में बनाया है, नया पेमेंट है, उसके ऊपर अगर आपने शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट भी डाल दिया जिसमें थिकनेस और भी कम है, तो वो तो और भी जल्दी फेल हो जाएगा। तो कोई भी रिजिड पेमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक नीचे से यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशंस मिलेगी। और नए रिजिड पेमेंट में हमेशा पॉसिबिलिटी लगी रहती है कि अगले दो तीन रेनी सीजन्स में सेटलमेंट इज गोइंग टू अकर, दैट विल क्रिएट नॉन यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशंस, एंड व्हेनेवर नॉन यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशंस अकर्स, इट इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू रिजिड पेमेंट। तो व्हाइट टॉपिंग की रियल स्ट्रेंथ वहीं से आती है कि पुरानी लेयर्स हैं और थिकनेस हम रिड्यूस कर सकते हैं पैनल साइज रिड्यूस करके। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ व्हाइट टॉपिंग, शॉर्ट पैनल साइज। शॉर्ट पैनल साइज क्यों रखा जाता है? बिकॉज देयर इज वन फंडामेंटल डिजाइन फिलोसफी ऑफ रिजिड पेमेंट कि रिजिड पेमेंट का पैनल साइज जितना बड़ा होता है, कर्लिंग इफेक्ट्स उतने ज्यादा आते हैं, कर्लिंग स्ट्रेसेस भी ज्यादा आएंगे, और जब ऊपर से ट्रक आएगा, लोड आएगा, तो लोड स्ट्रेसेस भी ज्यादा आएंगे। आप पैनल साइज को रिड्यूस करते चले जाइए तो स्ट्रेसेस रिड्यूस होते जाएंगे, इससे पैनल की जो स्लैब की थिकनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। स्लैब थिकनेस रिड्यूस करने का पर्पज है इकोनॉमी लेकर के आना, कि हम कम पैसे में ही एक अच्छी 20-25 साल तक चलने वाली रिजिड पेमेंट वाली सड़क कैसे बनाए। तो अगर कॉस्ट रिडक्शन करना है तो थिकनेस रिडक्शन करना पड़ेगा, और थिकनेस रिडक्शन करने के लिए पैनल साइज रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन फिलोसफी का पैनल साइज से सीधा का सीधा रिलेशन है। लार्जर पैनल साइज मींस थिकर पेमेंट, स्मॉलर पैनल साइज मींस थिनर पेमेंट। तो पैनल साइज को 1 मीटर से 1.2 या 1.25 मीटर तक रखा जाता है, मैक्सिमम 1.5 तक जाते हैं। पार्शियल बॉन्डिंग विद अंडरलाइंग एस्फाल्ट लेयर, अगर नीचे एस्फाल्ट लेयर है, जैसा कि सभी नेशनल हाईवे पर तो हमें एस्फाल्ट लेयर मिलेगी, तो जहां जहां पर भी नीचे एस्फाल्ट लेयर मौजूद है उसके साथ हम बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड इसलिए करते हैं कि एक तो हम थिन पेमेंट डाल रहे हैं, थिकनेस कम है, अगर नीचे से थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए उसको तो इफेक्टिव थिकनेस बढ़ जाएगी, हमारी लाइफ और परफॉर्मेंस बढ़ सकती है रोड की। सो वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ए बॉन्ड बिटवीन द
ओवरले एंड द अंडरलाइंग एस्फाल्ट लेयर। उसके लिए उसकी मिलिंग करते हैं, मिलिंग करके रफ कर देंगे। रफ सरफेस जब हो जाएगा बिटुमिनस का, तो उसमें एग्रीगेट बाहर निकले रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रफ किया हुआ सरफेस। तो रफ सरफेस के ऊपर जब भी आप सीमेंट कंक्रीट का ओवरले डालेंगे तो एक तरह का मैकेनिकल इंटरलॉकिंग नीचे से हो जाता है और वो एक पार्शियल बॉन्डिंग की कंडीशन क्रिएट कर देता है। तो पार्शियल बॉन्डिंग की कंडीशन से इफेक्टिव थिकनेस सीमेंट कंक्रीट ओवरले की थोड़ा बढ़ जाती है, उसकी लाइफ और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर एस्फाल्ट लेयर हमारे पास मौजूद है तो उसको रफ करके पार्शियल बॉन्ड की कंडीशन कर दे। बट कुछ केसेस में या तो बीटी की लेयर होती नहीं, या होती है तो इतनी कम होती है कि मिलिंग करने के बाद कुछ बचेगा नहीं। तो उस केस में फिर ये पार्शियल बॉन्डिंग वाली रफ करने वाली सिचुएशन नहीं रहती। लेकिन व्हाइट टॉपिंग, थिन व्हाइट टॉपिंग तभी भी की जा सकती है, क्योंकि थिन व्हाइट टॉपिंग मेयरली बीटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसा मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके नीचे वाली लेयर्स को कितना सपोर्ट देती है। वो लेयर्स पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स हैं, बेस, सब बेस, एम्बैंकमेंट, सबग्रेड सब कुछ वेल कंसोलिडेटेड है, वहीं से रियल स्ट्रेंथ निकलती है थिन व्हाइट टॉपिंग की। तो उन लेयर्स का हम यूज करते हैं। ऊपर बीटी की थिकनेस कितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से हम मिलिंग करेंगे या मिलिंग नहीं करेंगे। High strength concrete, normally we use M40 grade of concrete, but in certain conditions where we have to open the traffic earlier, we can go for higher like M45 or like M50 grade of concrete also. Use of synthetic fiber, it is not mandatory, but if you use polypropylene fiber or polyester fiber or nylon fiber, then these fibers try to reduce the plastic shrinkage क्रैकिंग टेंडेंसी ऑफ द कंक्रीट। प्लास्टिक की श्रिंकेज क्रैकिंग कब होता है? पहले लेइंग के 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। तो अगर 2 घंटे के अंदर अंदर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं और एडवर्स कंडीशंस है वेदर की, हाई टेम्परेचर, हाई विंड वेलोसिटी और लो एयर ह्यूमिडिटी है, तो उसमें कंक्रीट का सरफेस सूख जाता है, पानी उड़ जाता है और पानी का इवापोरेशन से हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं, जिनको हम प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग बोलते हैं, क्योंकि कंक्रीट पहले 2 घंटे में प्लास्टिक स्टेट में ही होती है और उसी दौरान ये क्रैकिंग आते हैं। तो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग अगर किसी भी साइट पर हो रहे हैं, होने की पॉसिबिलिटी अगर हो, देन वी गो फॉर दीज सिंथेटिक फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को ऐड नहीं करते, लेकिन थोड़ा पहले 2 घंटे में कंक्रीट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ सरफेस पर दे देते हैं, सो दैट प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग की टेंडेंसी विल बी रिड्यूस्ड। डबल बार्स ओनली एट ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। देखिए कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट में हर 4.5 मीटर पर ज्वाइंट होता है, हर 4.5 मीटर पर डबल बार डाली जाती है। अब हम पैनल साइज रिड्यूस करके 1 मीटर लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने के 4 गुना बढ़ जाएंगे, 5 गुना बढ़ जाएंगे। अब अगर हर ज्वाइंट के ऊपर डबल बार डालने लगे तो जो इकोनॉमी हमारी थिकनेस रिडक्शन करके आई है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें स्टील इतना यूज करने का डबल बार की फॉर्म में। तो डबल बार हर ज्वाइंट के ऊपर यूज नहीं की जाती। थिन व्हाइट टॉपिंग में डबल बार सिर्फ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के ऊपर ही डालेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट मतलब वो ज्वाइंट जहां पर हम काम रोकते हैं। जैसे सुबह का काम हमने जहां से शुरू किया, शाम को कहीं ना कहीं रोकेंगे जाकर के, चाहे वो 100 मीटर पाए, 500 मीटर पर पाए, 1000 मीटर पर आए, तो जहां पर भी हम काम रोकेंगे दैट विल बी द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। सो वेर एवर वी स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन वर्क। सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट विल बी प्रोवाइडेड विद द dual bars, though there will be other joints also at an interval of 1 meter, but we do not provide dual bars at those joints. Similarly, tie bars only at longitudinal construction joint. अब longitudinal डायरेक्शन में भी तो चूंकि पैनल साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, तो longitudinal डायरेक्शन में भी हर 1-1 मीटर के ऊपर ज्वाइंट आना है। अब अगर हर मीटर पर हम 1-1 मीटर पर टाई बार डालने लगे तो फिर से कोई हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा थिकनेस रिडक्शन का। सो व्हाट वी डू, we will be providing tie bars only at longitudinal construction joint. longitudinal construction joint कहां बनेगा? जैसे 7 मीटर की रोड है, हमने 3.5 और 3.5 मीटर की 2 बार में पेविंग की, तो 3.5 मीटर की एक लेन और 3.5 मीटर की दूसरी लेन जो अलग अलग टाइम पर पेविंग की गई है, उनके बीच में एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बनता है। दैट ज्वाइंट विल बी प्रोवाइडेड विद द टाई बार। जो दूसरे 1-1 मीटर वाले ज्वाइंट होंगे उनके ऊपर हम टाई बार नहीं डालेंगे। अगर सपोज 7 मीटर को हम एक ही लेन में एक ही बार पूरी की पूरी पेविंग कर रही है, हमारे पास फुल विड्थ का पेवर है, देन इट इज बेटर, क्योंकि फुल विड्थ का पेवर यूज करके राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाती है। 2 लेन में उसको 1 बाय 1 करेंगे तो राइडिंग क्वालिटी खराब होती है। सो वी शुड ऑलवेज गो फॉर फुल विड्थ पेविंग, जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ना ही बने। लेकिन कभी कभी साइट की कंडीशंस के हिसाब से वी हैव टू गो फॉर हाफ विड्थ पेवर। The 2 lanes will be casted at different times, then we will have a longitudinal construction joint in between the 2 lanes. That longitudinal construction joint will be provided at with tie bar, दूसरी जगह पर नहीं डालेंगे। Joint sealing is also optional,
you can seal the joint or you can unseal the joint. जैसे जिसका मैंने नाइस रोड का भी आपको एग्जांपल दिया था, जो 12 साल से बड़ा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रही है, उसमें कोई जॉइंट सीलिंग नहीं की गई थी, जॉइंट्स आर अनसील्ड। लेकिन सीलिंग करना चाहे तो बेहतर है, और नहीं करना चाहे तो भी कोई नुकसान उसका मेजर ऐसा या माइनर कोई ऐसा नुकसान अब नहीं देखा गया है। सो दिस इज कर्लिंग ऑफ कंक्रीट स्लैब। ये जो हमने बताया कि पैनल साइज रिड्यूस करके कैसे थिकनेस रिडक्शन की जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ द कर्लिंग। कर्लिंग क्यों होती है कि दिन के समय टॉप होटर रहता है, नीचे के बॉटम में हीट पहुंच नहीं पाती, तो बॉटम कूलर रहती है, तो रिजिड पेमेंट की स्लैब ऊपर उठ जाती है। दिस इज कॉल्ड कर्लिंग अपवर्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम, सॉरी। एंड ड्यूरिंग डे टाइम टॉप पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो एक्सपेंशन ज्यादा हो जाता है, और नीचे वाली बॉटम की साइड में टेम्परेचर कम रहता है तो उतना एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होता। तो डे टाइम में कर्लिंग डाउनवर्ड और नाइट टाइम में कर्लिंग अपवर्ड। जब भी कर्लिंग होता है तो कर्लिंग स्ट्रेसेस, जिनको हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी बोल देते हैं, दोज स्ट्रेसेस विल कम इनटू द कंक्रीट पेमेंट स्लैब। अब लार्जर साइज जितना होगा कर्लिंग भी उतनी ज्यादा होगी, और जितना कर्लिंग हो उतने स्ट्रेसेस उसके अंदर ज्यादा आएंगे, तो इतने थिकनेस भी बढ़ती है। बट एज यू रिड्यूस द पैनल साइज, curling effects will also reduced and load stresses will also get reduced. That is why by reducing the panel size, you can reduce the curling and temperature, curling and load stresses, and you can achieve thinner payments. ये अब एप्लीकेशन जहां तक है, एप्लीकेशन आप शुरुआत में तो इसकी हमने शुरू की थी सिटी रोड से, बट दिस डे ये पीएमजीएसवाई की रोड्स में, रूरल एरिया रोड्स में, हाईवेज में, सिटी रोड्स में, और अब तो नेशनल हाईवेज के ऊपर भी इसको यूज किया जाने लगा। मैंने बताने का सबसे खूबसूरती इसकी यही है कि ये पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो साउंड वेल कंसोलिडेटेड लेयर्स हैं, उनका यूज करके हम आगे हाईवे का पेमेंट बना रहे हैं, जो 20-25 साल के लिए होगा। तो रियल स्ट्रेंथ व्हाइट टॉपिंग की, रियल सक्सेस स्टोरी व्हाइट टॉपिंग की यही है कि जो पुरानी वाली फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स की जो वेल कंसोलिडेटेड लेयर्स हैं, वो एक यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर देती हैं। फिर चाहे थिकनेस कम भी डाली गई है तो भी उसका और उसको प्रॉपर्ली हमने डिजाइन किया है तो भी उसकी लाइफ हमारी 25 से 30 साल तक रह जाती है। डिजाइन प्रोसेस थोड़ा कॉन्वेंशनल रिजिड पेमेंट से इसका डिजाइन भी थोड़ा सा अलग है। कॉन्वेंशनल रिजिड पेमेंट मतलब जब पैनल साइज इज 4.5 बाय 3.5 मीटर, सो लार्जर पैनल साइज आर डिजाइंड फॉर एज स्ट्रेसेस। उनमें क्रिटिकल लोकेशन एज को माना जाता है। एज स्ट्रेसेस कर्लिंग में भी कैलकुलेट करते हैं और लोड में भी करते हैं, लेकिन जब पैनल साइज शॉर्ट हो जाता है तो क्रिटिकल रीजन कॉर्नर बन जाते हैं। ये देखिए, अगर आप शॉर्ट पैनल में रिजिड पेमेंट बनाएंगे तो उसके कॉर्नर टूटने लगते हैं। क्यों? हमने हर जॉइंट के ऊपर डॉल बार डाली नहीं है। अगर डॉल बार डाली गई होती तो कॉर्नर का आधा लोड दूसरे स्लैब के कॉर्नर को ट्रांसफर हो जाता है। तो जब हम डॉल बार हर जॉइंट के ऊपर नहीं डाल रहे हैं तो हमारे कॉर्नर ही क्रिटिकल रीजन बनते हैं, और क्रिटिकल रीजन बनकर के वही टूटने की टेंडेंसी रहते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट, ये वहां का यूएस का एक्सपीरियंस का ये है कि जब उन्होंने थिन कंक्रीट ओवरले डाले गए थे, उनमें सारे के सारे कंक्रीट के कॉर्नर्स टूट गए थे। ये हमारा इंडियन एक्सपीरियंस है, हमने भी जहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए थिन कंक्रीट पेमेंट शॉर्ट पैनल के डाले गए तो उनके कॉर्नर्स, ज्यादातर कॉर्नर्स टूटे। तो दैट इज वाई जब हम शॉर्ट पैनल का या फिर जब हम इसका व्हाइट टॉपिंग का, जब हम आपको, जिसमें पैनल साइज हमारा शॉर्ट है, तो व्हाइट टॉपिंग को जब भी डिजाइन करते हैं IRCSP 76 को यूज करके, वी कंसिडर कॉर्नर्स एज द क्रिटिकल रीजन, और कॉर्नर्स के आधार पर ये डिजाइन इक्वेशन उस कोड में गिवन है, और हम कॉर्नर्स के आधार पर उनको डिजाइन करते हैं और थिकनेस को निकालते हैं। ये वही इक्वेशन है सिग्मा टी, मतलब कर्लिंग से टेम्परेचर से को निकालने की एक इक्वेशन गिवन है IRCSP 76 में, और ये वो इक्वेशन है लॉग सिग्मा 8 सिग्मा 16, जो 8 टन और 16 टन के एक्सल लोड के लिए यूज की जाती है लोड स्ट्रेस निकालने के लिए। तो इन इक्वेशंस को यूज करके हम थिकनेस का डिजाइन करते हैं। कॉर्नर लोडिंग ही क्रिटिकल मानी जाती है, एज लोडिंग नहीं। एज लोडिंग को हम लार्ज पैनल साइज में क्रिटिकल मानते हैं, जो कन्वर्शन रिजिड पेमेंट में यूज की जाती है। लेकिन व्हाइट टॉपिंग में चूंकि पैनल साइज छोटा रहता है और हर ज्वाइंट के ऊपर डॉल बार नहीं डाली रहती, तो कॉर्नर्स के टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ज्वाइंट के ऊपर लोड ट्रांसफर नहीं हो पाता चूंकि डॉल बार्स वहां पर नहीं है, तो कॉर्नर को क्रिटिकल माना जाता है। कॉर्नर के ऊपर लोड स्ट्रेसेस और टेम्परेचर स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेसेस को निकाल करके हम इसको डिजाइन करते हैं। ये वो कोड है जो हमने 2008 में पहले IRC ने ब्रॉट आउट किया था। इस कोड के बनाने में, जैसा मैंने बताया कि हमारे जो XDG लेट श्री VK सिन्हा जी और श्री RK जैन जी और हमारा CRI से कई साइंटिस्ट के, हम सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है 2008 में इस कोड को बनाने के लिए। फर्स्ट रिवीजन 2015 में हुआ।
और अब सेकंड रिवीजन अभी मैंने ड्राफ्ट इसका रिवाइज करके सबमिट किया हुआ है आरसी को, S3 कमेटी की जो कंपोजिट पेमेंट कमेटी है उसकी तरफ से अभी आगे एचएसएस की कमेटी को भेजा गया है आरसी की, और हो सकता है इस साल के एंड में या अगले साल शुरू में इसका नेक्स्ट सेकंड रिवीजन 2024 या 2025 आपको अवेलेबल होगा। अब के कोड में एक चेंज किया गया है, जो पहले वाला कोड था अप टू 2015 का, क्योंकि शुरुआत थी तो इसमें हमने बॉन्डिंग वाली इक्वेशंस को यूज नहीं किया गया था, क्योंकि मिलिंग मशीन सब जगह अवेलेबल नहीं थी, तो डिजाइन की इक्वेशंस वो यूज की गई थी जिनमें अनबॉन्डेड की तरह से डिजाइन किया गया था। मिलिंग की गई कुछ जगह पर तो उसका एडवांटेज जरूर रहा होगा, लेकिन अब जो रिवाइज कोड आ रहा है इसमें दोनों तरह के सेट ऑफ इक्वेशंस होगा, वन सेट ऑफ इक्वेशन फॉर बॉन्डिंग कंडीशंस एंड वन सेट ऑफ इक्वेशन फॉर अनबॉन्डिंग कंडीशन। तो अगर हमारे पास अच्छी थिकनेस है बीटी की, उसको रफ करके मिलिंग करके बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग वाली इक्वेशंस को यूज करेंगे, और जहां पर सफिशिएंट थिकनेस ऑफ बीटी अवेलेबल नहीं है वहां पर हम अनबॉन्डिंग वाली कंडीशंस को डिजाइन करके यूज करेंगे। अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, अब इसमें मेनली वो पॉइंट्स हैं जो अभी जो सर्कुलर मिनिस्ट्री का आया है उसमें क्या गाइडलाइंस दी हुई है। जहां तक मैं आपको बताता हूं कि व्हाइट टॉपिंग का रियल सक्सेस मैंने आपको बताया, रियल सक्सेस ऑफ व्हाइट टॉपिंग लाइज इन द वेल कंसोलिडेटेड ओल्ड लेयर्स ऑफ एमेंडमेंट, सबग्रेड, बेस एंड सब बेस ऑफ ओल्ड फ्लेक्सिबल पेमेंट। ऊपर बीटी है या नहीं है इसका मेजर मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, रियल उसका जो वेल कंसोलिडेटेड लोअर बेस सब बेस लेयर्स हैं उनका एडवांटेज हमें लेना है। बट जैसे नेशनल हाईवे का सर्कुलर ये कहता है कि जब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करें उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स शुड बी सेटिस्फाइड। bypassed NH to be improved before denotification and handing over to concerned authority। कोई भी रोड है जिसका बाईपास बन चुका है और वो पुरानी रोड फ्लेक्सिबल पेमेंट थी, तो उसको आपको पहले व्हाइट टॉपिंग करके तब उसको आप हैंड ओवर करेंगे। तो पुराना पेमेंट फ्लेक्सिबल का है, कोई ना कोई बीटी क्लियर रही होगी, वो चाहे डिस्ट्रेस कंडीशंस में हो तो उसका डिस्ट्रेस कंडीशंस में अगर है मीनिंग करके अगर रिमूव हो जाता है, कभी कभी उसमें आपको प्रोफाइल करेक्शन कोर्स डालना पड़ेगा, तो इस तरह का ट्रीटमेंट करके आप उसको हैंड ओवर कर देंगे आफ्टर प्लेसिंग थिन व्हाइट टॉपिंग। सेकंड, एग्जिस्टिंग एनएच नॉट टू बी वाइडन फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। कोई ऐसा एनएच जो अगले 20 साल तक वाइडनिंग जिसकी नहीं प्रपोज्ड है उसको आप लेंगे। अब ये 20 साल तक नेक्स्ट वाइडनिंग करने वाला एनएचआई ने जरूर बनाया है, शायद सेफर साइड में ये स्पेसिफिकेशन गए हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने कोई भी सपोज आज आपकी 2 लेन की रोड है उसके ऊपर वाइड टॉपिंग कर दिया और 10 साल बाद ही आपको उसको वाइडनिंग करना है तो उसमें एक लेन ऐड की जा सकती है, थिन वाइड टॉपिंग इधर भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन वो नया होगा, वो पुराना नहीं होगा, क्योंकि पुराना पेमेंट तो फ्लेक्सिबल नहीं है। जो आप अभी बनाएंगे वो तो पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर बनाएंगे, बाद में वाइडनिंग की जा सकती है, लेकिन वो वाइडनिंग आपकी कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट भी हो सकता है और या फिर वो शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट भी हो सकता है। उसको वाइड टॉपिंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो नया कंस्ट्रक्शन होगा, नीचे वेल कंसोलिडेटेड बेस और सब बेस लेयर से है ही नहीं, तो उसी को शॉर्ट पैनल कंक्रीट भी आप बना सकते हैं। तो चाहे शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट से वाइडनिंग हो सकती है और चाहे तो कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट से भी वाइडनिंग हो सकती है और फ्लेक्सिबल पेमेंट से भी वाइडनिंग हो सकती है। जब भी हम आपको डिस्कस करेंगे कि अगर आप आज किसी भी वाइड टॉपिंग वाले प्रोजेक्ट को ले रहे हैं और बाद में अगर उसकी वाइडनिंग भी करें तो वाइडनिंग में भी की जा सकती है, पहले हम उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे और 5 साल बाद उसमें थिन वाइड टॉपिंग कर देंगे, तो वही 20-25 साल की आपको वाइड टॉपिंग मिल सकती है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 20 साल तक अगर वाइडनिंग नहीं की है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट थिन वाइड टॉपिंग का सिलेक्ट नहीं कर सकते। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि आप वाइडनिंग बाद की लेटेस्ट स्टेज में कर सकते हैं और कोई भी पेमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं वाइड टॉपिंग के लिए। Next is existing NH passing through protected forest, national park, wildlife sanctuary not to be widened for 20 years minimum। इसके भी वही कंडीशन है कि फॉरेस्ट एरिया से जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहा है, लेकिन 20 साल तक आगे वाइडनिंग ना करना हो तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को भी एज पर सर्कुलर थिन वाइड टॉपिंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना फिर यही है, अगर आपको वाइडनिंग भी करनी पड़े तो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Next is existing NH experiencing re-rating and recurring wearing caused disintegration। ये तो मैंने बताया था कि पूरी व्हाइट टॉपिंग की जेनेसिस यहीं से हुई है। यूएस में थिन व्हाइट टॉपिंग की शुरुआत इसलिए हुई थी कि बार बार के ट्रीटमेंट के बाद भी रटिंग और फटीग की प्रॉब्लम से कोई निजात नहीं था, सो ईच टाइम दे
place this BT overlay, again rutting and fatigue will occur. So ऐसे किसी नेशनल हाईवे पर अगर कोई चीज हो रही है, then you can go for thin white topping to be further evaluated for various parameters. Now ये तो 4 कंडीशंस हैं कि आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है. इनके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं जो फुलफिल होनी चाहिए. एंड व्हाट आर दोज कंडीशंस? नंबर 1, सरफेस क्रैक्ड या पैच्ड एरिया शुड नॉट बी मोर देन 20%. भाई पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट में कहीं पर पैचिंग हुई है या कहीं पर क्रैकिंग हो रखी है, 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये थोड़ा बहुत सेफर साइड में एनएचआई की ये मिनिस्ट्री के सर्कुलर की गाइडलाइंस है. लेकिन ऐसा वर्ल्ड की जो परफॉर्मेंस स्टडीज है वो बताती है कि 20% का कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है. अगर आप 20% से ज्यादा का भी एरिया क्रैक्ड है तो मिलिंग विलिंग करके उसको भी आप वो करके रिपेयरिंग करके आप जा सकते हैं. बट सर्कुलर ये कहता है कि अगर 20% से ज्यादा नहीं है तो आपको वाइट टॉपिंग नहीं करनी है. क्रैकिंग लिमिट टू वेरिंग कोर्सेज ओनली, ये भी एक कंडीशन डाली है कि सरफेस की जो 20% की जो क्रैकिंग है वो सिर्फ वेरिंग कोर्स तक ही होनी चाहिए, डीपर नहीं रहना चाहिए. अब वेरिंग कोर्स तक की क्रैकिंग या नीचे की, इसको आप कोर लेकर के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कहीं पर कोई क्रैकिंग आया लॉन्गिट्यूडल क्रैकिंग, उसके ऊपर से कोर निकाल लीजिए. कोर की डेप्थ देखिए कि नीचे डीबीएम की लेयर में तो नहीं है. तो कोड ये सर्कुलर ये कहता है कि जो क्रैकिंग है वो नीचे वाली लेयर में डीबीएम में नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेरिंग में होना चाहिए. अब इसका मतलब क्या होगा? कोई भी फ्लेक्सिबल पेमेंट अगर फटीग फेलियर होगा तो फटीग तो डीबीएम की लेयर के नीचे से शुरुआत होगी. अगर फटीग क्रैकिंग ऊपर जा रही है इसका मतलब थ्रू आउट होगी, डीबीएम में भी वेरिंग कोर्स में भी होगी. अब सर्कुलर ये कहता है कि क्रैकिंग सिर्फ वेरिंग कोर्स में होना चाहिए. इसका मतलब आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट फटीग आउट नहीं हुआ है, उसमें कोई फटीग क्रैकिंग नहीं होगी. ऊपर वाली सरफेस की क्रैकिंग ही सिर्फ किसी तरह की क्रैकिंग सरफेस तक ही लिमिटेड रहनी चाहिए. इसका मतलब फटीग नहीं होना चाहिए. जबकि इसकी शुरुआत तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो रटिंग और फटीग ऐसे पेमेंट के ऊपर ही थिन वाइट टॉपिंग की शुरुआत हुई है. तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मिनिस्ट्री के सर्कुलर में भी है कि क्रैकिंग बेरिंग कोर्स तक ही होनी चाहिए, नीचे वाले डीबीएम लेयर में नहीं होनी चाहिए. तो नेक्स्ट पॉइंट इज मीन रट डेप्थ शुड नॉट बी मोर देन 20 mm. रटिंग 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जबकि इसकी शुरुआत जहां पर थिन वाइट टॉपिंग की यूएस में हुई थी वहां पर तो 50-60-60 mm की रटिंग देखी गई थी, तब थिन वाइट टॉपिंग किया गया था. यहां पर ये 20 mm की रेस्ट्रिक्शन, हालांकि अगर अगेन मैं कहूंगा कि हमें अगर शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर सेफर साइड के स्पेसिफिकेशन लेकर के शुरुआत की गई है. लेकिन अगर 20 mm से ज्यादा भी रटिंग है, और कोड ये कहता है कि इंडिविजुअल रटिंग, ये मीन वैल्यू तो 20 mm की है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर 40 mm तक का भी जा रहा है लेकिन मीन 20 mm तक रटिंग है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर रटिंग 20 mm से ज्यादा भी है तो भी हम उस पर वाइट टॉपिंग कर सकते हैं. क्योंकि रटिंग क्यों होती थी? फ्लेक्सिबल पेमेंट में रटिंग इसलिए होती है कि जो व्हील लोड का जो प्रेशर आता है वो सबग्रेड में जाकर के इतना प्रेशर बनता है क्योंकि थोड़े से एरिया को लोड ट्रांसफर हो रहा है व्हील पाथ के अंडर में. लेकिन जब आप उसके ऊपर रिजिड पेमेंट की स्लैब डाल देंगे तो वही लोड एक लार्जर एरिया को डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रेशर सबग्रेड के ऊपर इतना होगा ही नहीं. तो रटिंग की कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है. जब आप उसमें व्हाइट टॉपिंग कर देंगे या रिजिड पेमेंट का किसी भी तरह का उसके ऊपर बना देंगे तो रटिंग होगा ही नहीं. क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में तो व्हील लोड बहुत छोटे से एरिया को सबग्रेड में जाकर के ट्रांसफर होता है, तो प्रेशर इंटेंसिटी सबग्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रटिंग भी हो जाता है. लेकिन रटिंग अगर ज्यादा भी हो रहा है और उसके ऊपर आपने रिजिड पेमेंट का ओवरले कर दिया है तो वो इतना ज्यादा एरिया को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है व्हील लोड का प्रेशर कि रटिंग जैसी कोई चीज, सबग्रेड जैसी कोई भी चीज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर नहीं आएगी. प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि 20 mm से अगर ज्यादा भी रटिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही बहुत 20 mm से ज्यादा तक का जो रटिंग हुआ था यूएस में वहां पर शुरुआत की गई थी. बट अगेन टू बी ऑन सेफर साइड ये 20 mm की रटिंग मीन वैल्यू और 40 mm से किसी भी लोकेशंस पे रटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सिलेक्ट किया हुआ है एज पर द सर्कुलर. रफनेस शुड नॉट बी मोर देन 4000 mm किलोमीटर. किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की अगर रफनेस वैल्यू 4000 mm पर किलोमीटर तक पहुंच जाती है बीआई वैल्यू तो ये सही है. तो फिर तो उसके अंदर काफी पोर्ट होल्स वगैरह होंगे,
इस तरह की कंडीशंस हो चुकी होंगी, और उससे पहले ही हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट ओवरले का प्लान कर लेते हैं डीबीएम और बीसी का, और वही हम फिर व्हाइट टॉपिंग से भी रिप्लेस कर देंगे। तो ये कंडीशन मोरलेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जहां पर भी 4000 mm पर किलोमीटर से ज्यादा की बीआई वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू आ चुकी हो, उनको हम मतलब उनसे नीचे नीचे रहना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम सेलेक्ट करने में ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ बीटी लेयर शुड बी मोर देन 125 mm। अब जब आप थिन व्हाइट टॉपिंग करने जाएं तो एग्जिस्टिंग बीटी लेयर की थिकनेस 125 mm से ज्यादा होनी चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि मिलिंग के बाद बीटी की अगर थिकनेस 75 mm तक रहे तो बॉन्डिंग का एक अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। तो अगर हम 25 mm की वो लेयर वो मान करके चलें कि हम मिलिंग करेंगे, तो एग्जिस्टिंग 100 होनी चाहिए, 100 में से 25 को हमने हटा दिया मिलिंग से, तभी भी 75 mm की थिकनेस बची रह जाती है। तो 100 mm होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगेन टू बी ऑन द सेफर साइड, सर्कुलर ये कहता है कि बीटी की थिकनेस 125 mm से ज्यादा होनी चाहिए। 125 में से अगर हमने 25-30 ऊपर की mm हमने मिलिंग कर दी, देन वी विल बी लेफ्ट बैंड विद around 100 mm of BT thickness. Now 100 mm BT thickness through bonding will give a very good support to the top thin wire topping. लेकिन ये मत मानिए कि अगर 75 mm से बीटी की थिकनेस कम हो जाती है, सपोज 50 mm की थिकनेस रह जाती है, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, ऑप्टिमम एडवांटेज 75 mm पर जाकर के हो जाता है। अगर 75 mm से एक थिकनेस कम रह जाती है मिलिंग के बाद, 50 रह गई या 40 रह गई, 30 रह गई, तब भी कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिलेगा ही। और बॉन्डिंग का एडवांटेज थिकनेस रिडक्शन में मिले या ना मिले, सबसे बड़ा एडवांटेज बॉन्डिंग का एडवांटेज हमें ये मिलता है कि रफ सरफेस के जो एग्रीगेट्स हैं, वो जो थिन व्हाइट टॉपिंग के अंदर जो घुस जाते हैं, एक तरह का इंटरलॉकिंग जो प्रोड्यूस कर देते हैं, वो हमारा शेयर कीज की तरह का काम करते हैं, वो हमारी टाई बार्स का काम करते हैं। क्योंकि टाई बार हम हर एक जॉइंट के ऊपर नहीं डाल रहे हैं, तो वो शेयर कीज टाई बार्स का एक तरह से रिप्लेसमेंट होता है। तो थिकनेस अगर आपकी 100 mm से कम भी है या 125 mm से कम भी है, तभी भी हम थिन वायर टॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन सर्कुलर कहता है कि 125 mm कम से कम टोटल बीटी की थिकनेस डीबीएम प्लस बीसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बेस एंड सब बेस लेयर शुड बी मिनिमम 300 mm। ये बिल्कुल सही है कि जो पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स हैं, उसमें ग्रेनुलर लेयर जिसमें जीएसबी, डब्ल्यूएमएम या डब्ल्यूबीएम, टोटल थिकनेस 300 mm तो होनी चाहिए। और अगर स्टेबलाइज कोर्सेज है, जैसा अगर पुराना पेमेंट, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई पुराना पेमेंट जो 5-7-10 साल पुराना पेमेंट होगा उसमें स्टेबलाइज बेसिस की यूज किया हुआ होगा, स्टेबलाइज सीटीबी और एफडीआर फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड दीज डेज। But older payment, 5, 7 or 10 years old payment may not have any stabilized layers. But code circular says that if stabilized courses are there, then it should be minimum 200 mm thick. And if only granular layers are available, then total thickness of granular layers, GSB and WBM or WMM, should be 300 mm. This is fairly okay. Next is 4 days soft CBR should be 5%. अब जब हम when we go for the design of thin wire topping, what we need, K value of subgrade. अब K value of subgrade ये रेक्सिशन इसमें डाली गई है। K value subgrade की कैसे निकालेंगे? We will collect a sample from the site, उसकी 4 days की soft CBR निकालेंगे। That CBR should not be less than 5%, और 5% CBR से ऊपर जो भी होगी उसके corresponding ये कोड्स में टेबल गिवन है, IRC 58 में भी है, उसको हम K वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको कर लेते हैं। और IRP 76 में फिगर 1 एंड फिगर 2 दोनों में ये मॉडिफाइड के वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, ग्रेनुलर लेयर्स के ऊपर और सीटीबी के लेयर्स के ऊपर कैसे मॉडिफाई हो जाती है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। सो दिस कंडीशन दैट 4 days soaked CBR should be minimum 5%, this is also quite okay. Next is characteristic Benkelman beam deflection should be 1.8 mm maximum. जब आप अगर आप बीबीडी करें, एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट को अगर आप इवेल्युएट करना चाहें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बीबीडी का उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम बीबीडी वैल्यू शुड बी 1.8 mm। अब ये 1.8 mm कहां से आए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
IRC SP 76 के लास्ट पेज के ऊपर एक ग्राफ गिवन है। वो ग्राफ है बीबीडी वैल्यू और के वैल्यू के बीच में, मॉडिफाइड के वैल्यू, क्योंकि बीबीडी तो आप टॉप सरफेस पर कर रहे हैं। अगर आप SOX CBR नहीं निकाल रहे और बीबीडी का डाटा आपके पास है तो फिर SOX CBR में जाने की जरूरत नहीं है। आप बीबीडी के डाटा को यूज करके ही मॉडिफाइड के वैल्यू ले लेंगे। तो के वैल्यू, मॉडिफाइड के वैल्यू एंड बीबीडी के वैल्यूज के बीच में लास्ट पेज पर IRC SP 76 के वन ग्राफ इज गिवन। उस ग्राफ से जब आप के वैल्यू निकालेंगे, इट कम्स अबाउट टू बी 5.6 kg per centimeter cube। अब मैं आपको एक थ्योरेटिकल कंसिडरेशन बताता हूं जो रिजिड पेमेंट के किसी भी फॉर्म में, चाहे वो व्हाइट टॉपिंग हो, शॉर्ट पैनल हो, चाहे वो CRCP हो, चाहे वो JPCP हो, इन सब के ऊपर लागू होती है। और वो ये है कि अगर स्लैब के नीचे का के वैल्यू 5.6 kg पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो तो नीचे का सपोर्ट यूनिफॉर्म मान लिया जाता है। ये थ्योरेटिकल कंसिडरेशन है। और मैंने बताया कि यूनिफॉर्म सपोर्ट ही रिजिड पेमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। और थ्योरेटिकल कंसिडरेशन ये कहते हैं कि अगर आपकी के वैल्यू या मॉडिफाइड के वैल्यू 5.6 kg पर सेंटीमीटर क्यूब या इससे ज्यादा हो, देन इट विल मेंटेन ए यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशन अंडर द रिजिड पेमेंट पैनल्स, चाहे वो पैनल शॉर्ट हो, चाहे वो पैनल कन्वेंशनल लार्ज साइज के हो। दैट इज व्हाई 1.8 mm मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिया गया। अगर 1.8 mm से ज्यादा का डिफ्लेक्शन हो जाएगा, देन के वैल्यू विल बी स्लाइटली रिड्यूस्ड। एंड थ्योरेटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से ये ठीक नहीं बैठेगा, अदरवाइज इट इज नॉट सो क्रिटिकल। सो दैट इज द बेसिस ऑफ दिस मैक्सिमम 1.8 mm। और इसको इट शुड बी एक्सेप्टेड। इट इज ए फेयर रेस्ट्रिक्शन ऑन BBD। नो सब्सटेंशियल लेवल रेजिंग नॉट मोर देन TWT plus mm। अब ये गाइडलाइन कहती है कि अगर आपको थिन व्हाइट टॉपिंग का, सॉरी, फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो एग्जिस्टिंग लेवल है, आपको व्हाइट टॉपिंग डालने के बाद अगर 200 mm की व्हाइट टॉपिंग डालेंगे तो लेवल थोड़ा 200 mm तक रेज हो जाएगा। तो 200 mm या प्लस 50 mm इतना ही रेजिंग चाहिए तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा का रेजिंग आपको करना है तब व्हाइट टॉपिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने रेजिंग व्हाइट टॉपिंग के ओवरले से, कंक्रीट के ओवरले से करना चाहेंगे तो फिर तो कन्वेंशनल से भी ऊपर जा सकती है, आपका सारा एडवांटेज इकोनॉमी का चला जाएगा। तो ऐसे फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर तो दूसरे ट्रीटमेंट करके, ग्रेनुलेस डाल करके या DBM वगैरह के डाल करके उसको फिर उस लेवल पर लाया जाता है। तो अगर लेवल रेजिंग आपका डिजाइन TW की थिकनेस प्लस 50 mm तक ही हो तो आप व्हाइट टॉपिंग करें। अगर इससे ज्यादा की रेजिंग की रिक्वायरमेंट है, देन यू शुड नॉट गो फॉर थिन व्हाइट टॉपिंग। ट्रैफिक डायवर्जन मिनिमम 14 डेज, प्रिफरेबली 28 डेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप जब भी थिन व्हाइट टॉपिंग का ओवरले यहाँ पर डालेंगे, कम से कम 14 दिन तक की क्योरिंग होनी चाहिए और 14 डेज तक कोई भी ट्रैफिक उसके ऊपर चलना नहीं चाहिए। सिटी की कंडीशंस में ये बड़ा टफ हो जाता है। मैंने अभी मुंबई के पास कुछ प्रोजेक्ट ऐसे देखे नेशनल हाईवे के, जहां पर ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप ट्रैफिक को रोक जाए। अगर आप ट्रैफिक को रोक नहीं पाएंगे तो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। ऐसी जगह पर व्हाइट टॉपिंग का प्रोजेक्ट आप करें या ना करें, इसके बारे में सोचना होगा। और वही ये इस लाइन में दिया हुआ है सर्कुलर के कि ट्रैफिक डायवर्जन मिनिमम 14 डेज का पॉसिबल होना चाहिए। अगर 28 डेज तक हो जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन 14 डेज इसलिए कहा गया है कि 14 डेज के बाद आप लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स या 4 व्हीलर्स को आप अलाउ कर सकते हैं, और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स तो 28 डेज के बाद ही परमिशन मिलनी चाहिए रन करने की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। नाउ प्री ओवरले ट्रीटमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर व्हाइट टॉपिंग करने से पहले क्या क्या प्री ओवरले करना चाहिए। हो सकता है पोर्ट होल्स ही हो तो पोर्ट होल्स को आप रेडी टू यूज करके जो कोल्ड मिक्सेस अवेलेबल है उनसे आप कर दीजिए, चाहे तो हॉट मिक्स से भी कर सकते हैं। मिलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द सरफेस, मिलिंग करते हैं, मिलिंग करके रफ तो होता ही है, लेकिन जो सरफेस डिस्ट्रेसेस है, दो सरफेस डिस्ट्रेसेस विल आल्सो बी रिमूव्ड बाय द मिलिंग। अब मिलिंग करने के बाद यू हैव टू क्लीन द एंटायर सरफेस। देयर शुड नॉट बी एनी लूज पार्टिकल, लूज एग्रीगेट लेफ्ट ऑन द सरफेस। बिफोर यू डू द थिन व्हाइट टॉपिंग, surface must be clean of every loose material. You can use air blasting, water blasting, or power brooming. These machines are now available at every working site. So milling and cleaning, first operation. Milling thickness should be 20 mm minimum.
maximum can go up to 20 to 50 mm, or it depends although the crack depth also. Suppose crack is limited to the wearing course only, and depth of the crack is 40 mm, then you can mill the top 40 mm portion of the BT layer. So minimum 20 mm and maximum you can go up to 20-50 mm, and even more than 50, but circular says that you can go up to 20-50 mm. पोस्ट मिल बीटी थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 100 mm. अब देखो 125 mm तो रेस्ट्रिक्शन पहले डाली हुई है, उसमें से 25 mm हमने रिमूव कर दिया, तो 100 mm से कम के नीचे बचने नहीं चाहिए. हालांकि थ्योरेटिकल कंसीडरेशंस ये कहती हैं कि इवन इफ minimum thickness is 75 mm after milling, even then it is okay. Sometimes profile correction course 30 to 40 BC और 50 dBm ये भी डाला जाता है. प्रोफाइल करेक्शन कोर्स की कहां पर जरूरत पड़ेगी? जो डिवाइडेड नेशनल हाईवेज हैं, जिनके डिवाइडेड कैरेज वे हैं, जिनका कैम्बर ऑलरेडी एक डायरेक्शन में है, वहां पर तो प्रोफाइल करेक्शन कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर थोड़ा बहुत कैम्बर करेक्शन करना हो, 2.5 से 2% तक करेक्ट करके लेकर के आना हो, तो उसको हम मिलिंग में ही एडजस्ट कर सकते हैं. प्रोफाइल करेक्शन कोर्स की जरूरत नहीं है. लेकिन कोई नेशनल हाईवे ऐसा है, कोई सिटी रोड ऐसी है जिसमें ऑलरेडी कैम्बर दो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और 2.5% का है, और आपको एक डायरेक्शन में कैम्बर चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर द प्रोफाइल करेक्शन कोर्स, एंड दैट प्रोफाइल करेक्शन कोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 30 to 40 mm BC और 50 mm DBM. हालांकि BM का भी डाला जा सकता है, बट इट इज गुड टू गो फॉर DBM प्रोफाइल करेक्शन कोर्स. MORTH circular recommends PCC in lieu of milling in case of good condition of payment. अब ये थोड़ा इस बारे में विचार किया, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू इससे थोड़ा सा अगेंस्ट है. अब सर्कुलर क्या कहता है कि प्रोफाइल करेक्शन कोर्स इन लिeu ऑफ मिलिंग इन केस ऑफ गुड कंडीशन ऑफ पेमेंट, मतलब अगर पेमेंट की कंडीशन बहुत अच्छी है, अच्छी का मतलब है क्रैकिंग 5% से कम है और रटिंग 10 mm से कम है, तो पेमेंट की कंडीशन फ्लेक्सिबल पेमेंट की अच्छी मानी जाएगी. अगर अच्छी पेमेंट का कंडीशन है तो उसके ऊपर आप मिलिंग मत करिए, प्रोफाइल करेक्शन कोर्स कर दीजिए. मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है. हम मिलिंग तो जाना ही जाना है, मिलिंग को तो रफ करना ही करना है. रफ करने से हमें बॉन्डिंग का भी इफेक्ट मिलता है और नीचे शेयर कीज का भी इफेक्ट मिलता है. उसके लिए मिलिंग तो हमें करना ही करना, उसकी कंडीशन अच्छी है तो और भी एडवांटेज मिलेगा. तो ये कहना कि अगर आपकी कंडीशन सही है पेमेंट की, क्रैकिंग 5% से कम है और रटिंग 10 mm से कम है, देन गो फॉर मिलिंग इन प्लेस ऑफ पीसीसी. आई थिंक ये सर्कुलर का एक इसको हमें इस स्टेटमेंट को दोबारा से सोचना चाहिए. आई रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफिसर्स टू लुक एट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज पर्सनली और थिन वायर टॉपिंग की टेक्नोलॉजी जहां से इवॉल्व हुई है और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आपको मिलिंग करनी चाहिए. और अच्छी कंडीशन का पेमेंट है तो मिलिंग और भी इजी है, उसमें तो कोई और भी प्रॉब्लम नहीं है. मिलिंग तो वहां पर भी करते हैं जहां पर खराब कंडीशंस हो. सो this is somewhat contrary to the thin wire topping technology and we have to think over it. कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वही है, रिपेयर करिए एग्जिस्टिंग सरफेस को, मिल एंड क्लीन करिए, उसके बाद कंक्रीट का प्लेसमेंट कर दीजिए, उसको फिनिशिंग करिए, सॉकेट H/3 to H/4 तक डेप्थ तक करते हैं, और 14 डेज की क्योरिंग करिए एंड ओपन द ट्रैफिक आफ्टर 28 days. These are the photographs from the Nice Road, Bangalore City Nice Roads. Existing flexible pavement, it was milled, and after milling the surface became very rough. You can see these aggregates protruding out. These aggregates, whenever TWT will be placed over it, they will get interlocked into the cement concrete overlay, and that interlocking will not only act like a bonding effect. It will not only give the bonding effect, but it will give the shear effect also, and it will prevent the opening up of long-term joint. That means it will act like a tie bar also. So milling करना अगर कर सकते हैं तो it is a good thing, and in some way it is mandatory. So milling करके surface becomes rough, it creates bonding condition, it will increase the effective thickness, and at the same time it will act like a shear keys like tie bars also. You can see that after milling, this TWT overlay was done, and there is a perfect bonding between when the core was taken. Then you can see the BT thickness and as well as bonded with the
this white topping thickness TWT. So here thickness was 75 mm. But even if thickness is less than 75 mm, even then milling should be done because these two layers will get bonded. And here, if thickness is less than 75 mm, we may not get the best optimum advantage of bonding, but that shear key effect will always be there. So whether thickness is 100 mm or less than 100 mm, less than 75 mm, even then we should go for मिलिंग. अब अगर है ही थिकनेस 30-35-40 mm की तो वहां पर मिलिंग फिर पॉसिबल नहीं हो पाता. देन वी कैन डू थिन वायर टॉपिंग विदाउट मिलिंग. छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो हम ये milling machines, if not available, then we can use these JCB machines also to create furrows. Whenever you go for the furrow creation, they should be created in longitudinal direction, not in transverse direction. So we can create roughness by making furrows using a JCB machine in longitudinal direction. Then clean all the dust material, all the loose particles using compressed air. There should not be any loose material left on the surface. After cleaning it, then you can place a thin wall topping M40 grade concrete overlay using a fixed form paver or using a slip form paver. Now, जब आप मिक्स को प्लेसिंग की बात करें तो मिक्स शुड बी वेल डिजाइन M40 ग्रेड कंक्रीट. इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, whenever you transport the concrete to the site, it should be in all conditions available at the site within 1 hour. हालांकि आजकल इस तरह के वो केमिकल एडमिक्सचर्स हैं which can delay the setting, लेकिन उनको यूज करते हुए भी आप 1 घंटे के आसपास अगर कंक्रीट साइट पर ले आते हैं तो अच्छा रहता है. Though by using of these chemical admixtures you can increase the setting time up to 2 hours, लेकिन 1 घंटे के बाद जैसे आप जाने लगते हैं कंक्रीट में सेटिंग प्रोसेस लगभग शुरू होने लगता है और कुछ कंक्रीट साइट पर आने से पहले ही सेट हो सकती है. और जब सेट कंक्रीट को आप रिवाइब्रेट करेंगे यहाँ पर, दैट विल बिकम वेरी वीक कंक्रीट और जैसे आप ट्रैफिक ओपन करेंगे वो सारी वीक कंक्रीट क्रैक होकर के बाहर निकल आते हैं. आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स लेटर ऑन. सो important thing is that concrete should be well designed, M40 grade mix. It should be transported to the site within 1 hour and it should be compacted and then cured for 14 days. ये texturing की operation है. It is the normal operation which we use for the normal concrete pavement construction also. Texturing is created to make the surface anti-skidding. Anti-skid करने के लिए if you use tan texturing then it is good. Otherwise you can use broom texturing also. But these days broom texturing is not used because that is not durable kind of texturing and it will also give an ugly look. If you use this tan texturing using 3 to 4 mm width strips, they will create a groove of 3 to 4 mm deep inside the concrete pavement surface. This tan texturing is durable and it is good in look also. These are those plastic shrinkage cracking जिसके मैं बारे में बात अभी की है कि plastic shrinkage cracking अगर हो रही है then you can go for use of synthetic fiber like polyester fiber and nylon or polyester this polypropylene fiber you can use to prevent such kind of plastic shrinkage cracking. अगर आप फाइबर यूज नहीं करते इवन देन इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग. टेक्सचरिंग करने के बाद तुरंत एक क्योरिंग कंपाउंड स्प्रे करके सरफेस को सील कर दिया जाता है जिससे कि पानी का इवेपोरेशन ना हो. If there is no water evaporation, then there will not be any such kind of plastic shrinkage cracking. So you can cover the entire surface, textured surface with curing compounds. This curing compound will create a layer over the textured surface. It will prevent the evaporation of water and it will prevent the occurrence of these plastic shrinkage cracks. Then go for the 14 days curing. And if you use a combination of plastic sheet and jute bags, then you can save a lot of water. If you cover the wetted jute bags with polythene sheet, then in 24 hours you will require only wetting once. If you do not cover it with polythene sheet, then these dry jute bags will be dried out very quickly. And in a period of 24 hours, you may have to go for wetting them twice or thrice. So there will be a lot of wastage of water. So for optimum utilization of water, in water curing, you should use a combination of polythene sheet and jute bags. Socketing. Socketing has to be done. H/3 to H/4 should be the depth and timing should be within 24 hours.
You have to start the socketing as early as possible. अब as early as possible का मतलब है जब कंक्रीट फाइनल सेटिंग टाइम तक पहुंच जाए, और कंक्रीट को फाइनल सेटिंग टाइम में पहुंचने में लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपने कंक्रीट को प्लेस किया, वो 0 आवर उसको मान ले, तो उससे 7-8 घंटे बाद कंक्रीट का फाइनल सेटिंग टाइम आ जाता है। So you can start making socket after 7-8 hours and complete the entire operation within 24 hours. अब यही स्पेसिफिकेशन रिजिड पेमेंट कन्वेंशनल के लिए भी है, लेकिन कन्वेंशनल कंक्रीट पेमेंट से 4 या 5 गुना ज्वाइंट आपको यहां पर सॉकेट करने हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हम हर एक मीटर पर पहले सॉकेटिंग नहीं करते, क्योंकि अगर पैनल साइज 1 मीटर का है तो हर 1 मीटर पर आपको लॉन्ग टर्म ज्वाइंट भी सॉकेट करना है, ट्रांसवर्स भी करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे में हर 5-5 मीटर पर सॉकेटिंग कर देंगे पहले, और ये सॉकेटिंग विद इन 24 आवर्स हो जानी चाहिए। तो बीच के ज्वाइंट को स्किप करते हुए जाएंगे। You will finish all the sockets which falls at an interval of 5 meters, both in transverse and long-term direction. Complete this operation within 24 hours. Then you have time. In the next 2-3 days, you can make all the sockets left behind. जो बचे रह जाते हैं, आप those joints can also be completed within 2-3 days. लेकिन पहला जो हर 5-5 मीटर का जो सॉकेट करना है, it should be completed within 24 hours. You have to start it as early as possible. That means when concrete reaches to the final setting time, which happens mostly in 6 to 8 hours. सर्दियों में थोड़ा सा 8 से 9 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन समर में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, कंक्रीट की रिएक्शन भी थोड़ा फास्ट होती है, then in a period of 6-8 hours after the placement, final setting time may be reached. अब डॉल बार कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के ऊपर देखिए, ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट पर यहां पर काम आकर के रोका गया। नेक्स्ट यहां से शुरू करेंगे। सो दिस इज ट्रांसवर्स ज्वाइंट, ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। सो यू हैव टू प्रोवाइड डॉल बार्स। अब 1-1 मीटर पर दूसरे ज्वाइंट भी होंगे, उनके ऊपर नहीं डालेंगे। सो डॉल बार विल बी प्लेस्ड ओनली ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। ऐसे ही टाई बार एट ट्रांसवर्स, सॉरी, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, ये 2 लेन्स बननी है। एक लेन पहले डाल दी गई, दूसरी लेन इधर डालेंगे। तो जब पहली लेन डाल रहे तभी टाई बार इसमें डाल देते हैं। हाफ लेंथ ऑफ द टाई बार इज गेट embedded into the first lane, और जब ये सेकंड लेन डाली जाएगी, रेस्ट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द टाई बार विल बी embedded into this. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि इनको बाहर से ठोकें। टाई बार कभी भी बाहर से हैमरिंग करके नहीं ठोकना है। टाई बार्स को फोर्मवर्क में होल करके उसी में सेट करना है, और तभी पीक्यूसी को ले करना है, सो दैट these tie bars get well embedded into this concrete. अगर आप बाहर से ठोकेंगे तो किसी चीज को बाहर से ठोक सकते हैं, तो बाहर से पकड़ करके खींच भी सकते हैं। So those tie bars will not be effective. So instead of hammering from the outside after laying the concrete, that is a bad practice. Good practice is place them before the placement of the concrete, so that half length of the tie bar will get embedded into one lane and rest of the half lane will be getting embedded into the second lane. कोशिश ये करिए कि फुल विड्थ का पेवर आ जाए। फुल विड्थ के पेवर में टाई बार इंसर्टर उसी के अंदर रहता है। एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो शायद सर्कुलर में भी नहीं है और एग्जिस्टिंग IRC SP 76 में भी नहीं है, रिवाइज्ड में आ रही है, क्योंकि रिवाइज अभी हमने सबमिट किया है, उसमें चीज डाल दी गई है। इवन इफ यू आर प्लेसिंग concrete of 2 lanes 7 meter wide using full width paver, तो सॉकेटिंग ही सारे ज्वाइंट की करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का नहीं बनेगा। तब भी टाई बार एम्बेड करना है, तो टाई बार सिर्फ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के ऊपर तो करना ही करना है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं भी है तो भी 7 मीटर की जो बीच वाला जो 3.5 मीटर का ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर आपको टाई बार डालनी है ड्यूरिंग द paving operation. So even if you are using a full width paver, you will have a socketing in the middle and that will be provided with the tie bars. ऐसे ही अगर आपके 3 लेन की पेविंग वाइट टॉपिंग एक बार कर रहे हैं, then it will have 2 long joint 3.5, 3.5 and 3.5. It will have 3 lanes. So long tail joint between the 2 lanes must be provided with tie bars, और वो tie bar paver से ही डाली जाती है। So even if you are using a full width paver, you have to use tie bars at the location of joint which falls between the 2 lanes. If you are not using full width paver, then definitely you will have such longitudinal construction joint, and longitudinal construction joint also must be provided with tie bars. ये सॉकेटिंग के बाद की है पिक्चर।
यू कैन सील देम, यहाँ पर देखिए सीलिंग नहीं किया गया है, एंड यू कैन सील देम, यहाँ पर सीलिंग किया गया है। जब भी आप सीलिंग करें तो बिटुमिनस सीलेंट को अवॉइड करें, यूज प्रॉपर सीलेंट ऑफ पॉलीसल्फाइड सीलेंट और पॉलीयूरेथीन सीलेंट और सिलिकॉन सीलेंट, और आजकल तो इंडियन मेड ये प्रीफॉर्म्ड सील्स भी आ रही हैं। जब सीलिंग करें तो सीलिंग ग्रूव बनाने की जरूरत नहीं है, वट एवर जो ग्रूव जो इनिशियल सॉकेटिंग में बनता है ना, उसी ग्रूव को आप सील भी कर सकते हैं, और उसी ग्रूव में आप प्रीफॉर्म्ड रबर की नियोप्रीन सील आती है उनको भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड कट, नो नीड ऑफ मेकिंग सीलिंग ग्रूव। अब आप इसको चाहे सील करना चाहें तो सीलेंट से सीधा सील करें, या फिर प्रीफॉर्म सील्स को यूज कर सकते हैं, और चाहे तो सीलिंग ना भी करें। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बेस्ट प्रोजेक्ट अभी तक का है वो नाइस रोड है, और नाइस रोड में कोई भी जॉइंट सीलिंग नहीं की गई है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फंक्शनिंग इन एन एक्सेलेंट मैनर। ये 1 मीटर बाय 1 मीटर के पैनल्स हैं। 1 मीटर से नीचे वाले पैनल साइज पर मत जाइए, क्योंकि इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ लेबर, वेस्ट ऑफ मशीनरी। दीज सो क्लोजली स्पेस सॉकेट विल नेवर वर्क, और अगर वर्क करने भी लगे तो रॉकिंग होने लगेगी। ये छोटे छोटे पैनल साइज जैसे ऊपर से गाड़ियां चलेंगी तो डग 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 इस तरह से हिलने लगेंगे, रॉकिंग जिसको हम बोलते हैं। सो टू शॉर्ट ऑफ पैनल साइज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, 1 मीटर और 1.25 मीटर, और डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ हम इनकी पैनल साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। मे बी 1.1 मीटर, मे बी 1.15 मीटर, मे बी 1.8 मीटर, मे बी 1.2 मीटर, लाइक दैट। जो भी हमारी डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ ऑफ द road, you can fix the panel size. This is a photograph of nice road. It was constructed in 2011-12 and full width paver was used. Entire width was paved in one way. कोई बीच में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं था। अब बीच में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आने से राइडिंग क्वालिटी भी खराब होती है। अभी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, अभी रिसेंटली एक नेशनल हाईवे पर काम हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बीच में डाला हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट डालना कभी कभी मजबूरी होती है, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं, फुल विड्थ का पेवर यूज किया जाए तो बीच में कोई कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ना होने से आपकी लूप पेमेंट की बनी रहेगी, राइडिंग क्वालिटी भी इंप्रूव रहेगी, और ज्वाइंट का जो डिटीरियरेशन है वो भी नहीं होगा। इसमें कोई ज्वाइंट सीलिंग नहीं किया गया है। थिकनेस इज 150 to 180 mm, panel size is 1 meter by 1 meter, and this road was constructed in 2012. Still it is performing excellently. अभी तक हमने बातें की थिन वाइट टॉपिंग की। अब चलते चलते शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट के भी बारे में बात कर रहे हैं। शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट और व्हाइट टॉपिंग में एक ही अंतर है। व्हाइट टॉपिंग में तो पुराना फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, उसकी नीचे की सारी लेयर्स वेल कंसोलिडेटेड लेयर्स रहती हैं। 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी वो लेयर्स रहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ को हम यूज करके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का ओवरले डालते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट टॉपिंग। अब उसके ऊपर बीटी की लेयर है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, बट नीचे पुरानी फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट टॉपिंग। लेकिन अगर आप नया रिजिड पेमेंट बनाने जा रहे हैं तो एक तो कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट होता था जिसमें पैनल साइज 4.5 बाय 3.5 का रखते हैं। अब एक नया आईआरसी का कोड आया है जिसको हम शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट बोलते हैं, एसपीसीपी। इसमें सब कुछ वही है जो आप नए रिजिड पेमेंट में करते हैं, बट ऊपर पीक्यूसी की जो लेयर है उसमें पैनल साइज शॉर्ट कर दिया जाता है, सॉकेटिंग शॉर्ट स्पेसिंग पर करते हैं, बस यही अंतर है। और शॉर्ट स्पेसिंग शॉर्ट करके पैनल साइज शॉर्ट दिखने लगता है, यही सिमिलरिटी व्हाइट टॉपिंग के साथ भी है। लेकिन डिसिमिलरिटी क्या है? व्हाइट टॉपिंग में नीचे वाली लेयर पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स हैं, तब उसको व्हाइट टॉपिंग बोला गया है। लेकिन शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट में नीचे वाली लेयर नए रिजिड पेमेंट जैसी जीएसपी की लेयर होगी, डीएलसी की लेयर होगी, उसके बाद पॉलिथीन सीट भी होगा, और फिर रिजिड पेमेंट का जो कन्वेंशनल साइज है उसकी जगह पर आप शॉर्ट पैनल का साइज कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट, लाइक दिस। ये कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट है, पैनल साइज इज 3.5 बाय 4.5 मीटर, एंड दिस इज शॉर्ट पैनल। ये शॉर्ट पैनल अभी एक बिहार में एक नेशनल हाईवे है उसके सर्विस रोड का एक फोटोग्राफ है। यहां पर पैनल साइज शॉर्ट है, लेकिन नीचे वाली लेयर एग्जैक्टली वही है, ये नया कंस्ट्रक्शन है। नीचे वाली लेयर सारी वही है जो रिजिड पेमेंट की लेयर्स होती है, जीएसबी भी है। ये देखिए सबग्रेड बनाया गया, उसके बाद जीएसबी डाली गई, फिर डीएलसी डाली गई, और उसके बाद पॉलिथीन सीट डाल करके ये शॉर्ट पैनल बना देते हैं। अब अगर डीएलसी लेयर नहीं डाले जा रहे हैं तो डीएलसी की जगह एक दूसरी ऑप्शंस भी आजकल यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सीटीबी, सीमेंटेटेड बेसिस। जीएसबी के ऊपर यू कैन प्लेस ए सीटीबी लेयर, सीमेंटेटेड बेस लेयर, एंड देन सीटीबी चूंकि सीमेंट वाली लेयर है तो इसके ऊपर भी यू विल ले द पॉलिथीन सीट, एंड देन यू विल गो फॉर द
रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन, आइदर कन्वेंशनल साइज और शॉर्ट पैनल साइज। अभी एफडीआर भी शुरू हुआ है, कुछ स्टेट्स में तो एफडीआर को बड़ा लार्ज स्केल पर यूज कर रहे हैं। एफडीआर इज ए सीटीबी लेयर की तरह से ही हो जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पेमेंट की लेयर्स में सीमेंट डाल करके, एडिटिव डाल करके, पल्वराइज करके और रिकॉम्पैक्ट कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। अब फुल डेप्थ रिक्लेमेशन में हमने नीचे वाली सारी लेयर्स को लूज करके स्टेबलाइज कर दिया है, सो इट बिकम्स अ सीटीबी काइंड ऑफ लेयर। तो इसके ऊपर भी आप पॉलिथीन शीट डाल करके कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट भी बना सकते हैं और शॉर्ट पैनल भी बना सकते हैं, लाइक दिस। सो नीचे वाले लेयर्स, फिर पॉलिथीन शीट डाली, उसके ऊपर आपने यू कैन कंस्ट्रक्ट ए शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट। तो शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट और थिन वाइट टॉपिंग ऊपर से देखने में सेम लगेंगे, कंक्रीट भी सेम ग्रेड की होगी, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी ऊपर की सेम होगी, जॉइंट का कटिंग भी सेम रहेगा, क्योरिंग भी सेम रहेगा, बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट में जो नीचे वाली लेयर्स हैं, एम्बैंकमेंट, सबग्रेड, बेस, सब बेस, ये नए रिजिड पेमेंट की तरह की लेयर्स हैं, जबकि व्हाइट टॉपिंग में ये पुरानी लेयर्स है फ्लेक्सिबल पेमेंट की। एम्बैंकमेंट भी पुराना है, सबग्रेड भी पुराना है, जीएसबी, डब्ल्यूबीएम, जो भी लेयर नीचे है डीबीएम, बीसी की, वो सारी फ्लेक्सिबल पेमेंट, पुराने फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर्स है। वो बड़ा अंतर दोनों में बन जाता है। ऊपर से देखने में दोनों सेम लगेंगी, लेकिन अंदर से बाई हार्ट, बाई स्ट्रेंथ, थिन वाइट टॉपिंग और शॉर्ट पैनल कंक्रीट बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। ये इस तरह के शॉर्ट पैनल कंक्रीट ये कुछ कॉलोनीज में बनाए हुए नए कंस्ट्रक्शन है। अब लास्ट में अब आपको एक चीज और डिस्कस कर देता हूं, थिन वाइट टॉपिंग वर्सेस शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट, इन दोनों का मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। जैसा मैंने बताया और शुरुआत में मैंने डिस्कस की और अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म भी उसी एक बात पर कर रहा हूं कि रिजिड पेमेंट का कोई भी फॉर्म हो, कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट हो, कंटिन्यूअसली रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट सीआरसीपी हो, शॉर्ट पैनल हो, थिन वाइट टॉपिंग हो, इन सब में इनकी सक्सेस सिर्फ एक बात पर डिपेंड करती है, और वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको नीचे से जो सपोर्ट मिलेगा, नीचे वाली लेयर से जो सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट यूनिफॉर्म और स्टेबल होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट यूनिफॉर्म स्टेबल नहीं है तो इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, सब जगह प्रीमेच्योर स्ट्रक्चरल फेलियर होगा। और इसी तरह का प्रीमेच्योर स्ट्रक्चरल फेलियर आप हाल में बने हुए रिजिड पेमेंट्स के ऊपर देख सकते हैं, जहां पर हाई एम्बैंकमेंट्स हैं, नया कंस्ट्रक्शन किया गया, अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज में भी हाई एम्बैंकमेंट होता है, 6-6 मीटर का, 7-7 मीटर का, 4-4, 5-5 मीटर का हाई एम्बैंकमेंट होता है। तो उस हाई एम्बैंकमेंट में अगले 2-3 रेनी सीजन में सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट जहां हुआ तो यूनिफॉर्म सपोर्ट की कंडीशन खत्म हो जाती है, और फिर कोई भी रिजिड पेमेंट कितनी भी थिकनेस का आप बनाए वो कभी भी सरवाइव नहीं करेगा। तो जो पेमेंट आपने 30 साल के लिए डिजाइन किया हुआ है, अगर यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशंस नहीं है, देन इट विल फेल विद इन 2-3 ईयर्स, और यही सब जगह हो रहा है। और फेलियर कैसे होगा? लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होगा, क्योंकि नीचे सेटलमेंट हो चुका है, नीचे इनके कोई बेस, नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं रह जाता इन रिजिड पेमेंट स्लैब्स के नीचे। तो एक व्हील इस साइड में आता है और ट्रक का दूसरी व्हील इस साइड में आता है, इस साइड में गैप नहीं, गैप नीचे आ गया है सेटलमेंट की वजह से, तो ये दबती जाती है पेमेंट के स्लैब, एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। ज्वाइंट ओपन हो जाते हैं, लॉन्ग ज्वाइंट जो बीच में टाई बार पड़ी रहती है वो खुल जाता है, टाई बार फेलियर हो जाती है, और मल्टीपल क्रैकिंग भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अप्रोच स्लैब में दोनों साइड में मल्टीपल क्रैकिंग रहती है सेटलमेंट की वजह से, और ये सब क्रैकिंग अल्टीमेटली राइडिंग क्वालिटी खराब कर देती है। बड़े जर्क लगेंगे, झटके लगेंगे, धड़ धड़ की आवाजें आएंगी, सारा का सारा रिजिड पेमेंट का आपकी रफनेस बहुत बढ़ जाएगी। सो रिजिड पेमेंट हाई एम्बैंकमेंट में सेटलमेंट की वजह से नॉन यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशन होती है। आप जितने भी हाई एम्बैंकमेंट में रिजिड पेमेंट बने हुए हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस समृद्धि एक्सप्रेसवे, वहां पर भी 6-7-8 मीटर का हाई एम्बैंकमेंट है, तो अगले 2-3 पहले 2-3 रेनी सीजन में वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट एम्बैंकमेंट जरूर बैठेगा। अब अगर आपका नया रिजिड पेमेंट है, उसमें 300 mm की थिकनेस का कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट अगर फेल हो रहा हो, क्रैक हो रहा हो, तो जरा सोचिए शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट जिसकी थिकनेस ही 200 mm या 200 mm से कम है, वो कहां सर्वाइव कर पाएगा? तो शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट आंसर नहीं है रिजिड पेमेंट के फेलियर का। अगर कन्वेंशनल रिजिड पेमेंट फेलियर हो सकता है तो शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट भी फेल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे यूनिफॉर्म सपोर्ट
कंडीशंस रहना जरूरी है, जो हाई एम्बैंकमेंट्स के केस में बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन व्हाइट टॉपिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। व्हाइट टॉपिंग में आपका 5, 7, 8, 10, 12 साल पुराना फ्लेक्सिबल पेमेंट है। जो सेटलमेंट, जो कंसोलिडेशन होना होता है वो 2, 3, 4 रेनी सीजन में हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर मिलिंग करके व्हाइट टॉपिंग करते हैं, नीचे का सपोर्ट वेल कंसोलिडेटेड रहता है, एक यूनिफॉर्म सपोर्ट की कंडीशंस बनी रहती हैं, और आपका जो डिजाइन 30 साल के लिए डिजाइन आपने थिन व्हाइट टॉपिंग किया है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका थिन व्हाइट टॉपिंग का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसमें नॉन इन्फॉर्म सपोर्ट कंडीशंस नहीं होता। नीचे सेटलमेंट जो हो चुका होता है वो हो चुका है, वेल कंसोलिडेटेड फ्लेक्सिबल पेमेंट की पुरानी लेयर्स हैं। अब ऊपर बीटी लेयर नहीं भी है तो भी नीचे का बेस तो वेल कंसोलिडेटेड होगा ही होगा। तो दैट इज व्हाई थिन व्हाइट टॉपिंग हैव ए बेटर चांस टू सर्वाइव द होल डिजाइन लाइफ। इट विल नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव प्रीमेच्योर फेलियर्स। अब रिजिड पेमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, एंश्योर क्लोज टू 100% कॉम्पैक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। जब आप एम्बैंकमेंट बनाए, हाई एम्बैंकमेंट बनाए, अप्रोचेस बनाए, तो ये जो 95 और 97% वाला स्पेसिफिकेशन है ना, कि 95% एम्बैंकमेंट में और 97% वाला सबग्रेड में, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन ये रिजिड पेमेंट में कभी वर्क नहीं करती। खास तौर से अगर आपकी एम्बैंकमेंट क्या है 2 मीटर से ज्यादा अगर हो जाए, तो निश्चित मानिए कि अगले 2-3 रेनी सीजन में ये एम्बैंकमेंट, ये सबग्रेड सेटल जरूर होगा। तो कोशिश करिए कि क्लोज टू 100% आप स्पेसिफिकेशन बनाइए, या क्लोज टू 100% आप कॉम्पैक्शन करिए। 100% के जितना क्लोज हो जाए, अब उसमें 98% भी नहीं कहा जा सकता, 99% भी, जितना भी क्लोज 100% तक आप जा सकें उतना आप मतलब कॉम्पैक्शन करिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी इसमें कंसोलिडेशन, कोई सेटलमेंट इस तरह का ना बने और यूनिफॉर्म की सपोर्ट कंडीशंस बनी रहे। कंस्ट्रक्शन में रिजिड पेमेंट के और शॉर्ट पैनल कंक्रीट पेमेंट में इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, व्हाइट टॉपिंग में जाइए। आप नए रिजिड पेमेंट को 30 साल की डिजाइन लाइफ के लिए बनाते हैं, यूनिफॉर्म सपोर्ट कंडीशंस रह नहीं पाती, और 2-3 साल में वो लॉन्ग टर्म क्रैकिंग भी हो जाएगी, ज्वाइंट खुल जाएंगे, मल्टीपल क्रैकिंग हो जाएगी, रफनेस सारी की सारी खराब हो जाएगी रोड की। तो बेहतर स्ट्रेटेजी क्या है? बेहतर स्ट्रेटेजी ये है, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन अगर खासतौर से वो हाई एम्बैंकमेंट पर रिजिड पेमेंट बनाने जा रहे हैं, तो उसको 2 स्टेजेस में कन्वर्ट करिए, 2 स्टेज में कंप्लीट करिए। फर्स्ट स्टेज, फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स एक फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करिए, और 5 साल तक फ्लेक्सिबल पेमेंट को रन करिए, और 5 साल के बाद 25 साल के लिए थिन व्हाइट टॉपिंग कर दीजिए। मिलिंग करिए, और मिलिंग करके एक थिन व्हाइट टॉपिंग का ओवरले डाल दीजिए। तो यहां पर थिकनेस भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, 200 mm 180 mm की थिकनेस आएगी, और लाइफ 25 साल की, बड़े आराम से पेमेंट निकालेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में हाई एम्बैंकमेंट में रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर दिया और कॉम्पैक्शन 100% के आसपास नहीं है, तो यकीन रखिए कि अगले 2-3 डिसीजन में सेटलमेंट जरूर होगा, और रिजिड पेमेंट को फिर कोई डिस्ट्रॉय होने से बचा नहीं सकता है। ये प्रॉब्लम जो मैंने पिछले फोटोग्राफ में दिखाई थी, मल्टीपल क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की ओपनिंग और लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आती ही है। तो उसका सॉल्यूशन 2 स्टेज कंस्ट्रक्शन है, फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर द फर्स्ट 5 years, after 5 years go for the thin white topping after the milling. You will have an excellent performance of rigid payment for the next 25 years. तो इसीलिए थिन व्हाइट टॉपिंग की सक्सेस रेट बाकी की कंपैरिजन में, अगर नया कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत ज्यादा है। So my suggestion will be, go for the thin white topping, whether it is a old rigid, old flexible payment, or even if you are going for the construction of new rigid payment on high embankment, then preferably go for the 2-stage construction. First 5 years flexible, and next 5 years, and next 25 years thin white topping. अब थोड़ा सा 3-4 में कॉमन डिस्टेंसेस, ये हाल ही के जो अभी नेशनल हाईवे पर काम चल रहे हैं उसमें से ये सारे डिस्टेंसेस लिए गए। ये देखिए यहाँ पर, ये अभी रिजिड पेमेंट बना, ये व्हाइट टॉपिंग बना था और उसमें गड्ढे पड़ गए। क्यों हुए हैं? क्योंकि ये जो कंक्रीट साइड तक पहुंची, कंक्रीट की क्वालिटी M40 ग्रेड से भी ऊपर की थी, लेकिन 2-2.5-3 घंटे में जाकर के कॉम्पैक्शन हुआ। उससे पहले ही कंक्रीट में सेटिंग शुरू हो गया, उसके ढेले बन गए, और वो जब वो कंक्रीट को डाला गया सड़क में और रीवाइब्रेट करके उसको पानी पानी डाल करके कॉम्पैक्ट किया, तो वो वीक कंक्रीट होती है। तो
जैसे ट्रैफिक ओपन किया सारे गड्ढे पड़ गए। अदरवाइज इस तरह के गड्ढे कभी भी रिजिड पेमेंट में इस तरह के पोर्ट होल्स एक्सपेक्टेड नहीं होते। इट इज ए एग्जांपल ऑफ बैड कंस्ट्रक्शन। आपने जो कंक्रीट साइट पर लानी है वो 1 घंटे के अंदर अंदर, ट्रांसपोर्टेशन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने जो भी रिटार्डर्स यूज किए हुए हो, कोशिश ये करिए कि 1 घंटे के अंदर कंक्रीट साइट पर डिलीवर हो जाए, उसको कॉम्पैक्शन ढंग से कर दीजिए और फिनिशिंग कर दीजिए। ये वाली प्रॉब्लम्स कभी भी रिजिड पेमेंट में या व्हाइट टॉपिंग में नहीं आएगी। सॉकेटिंग टाइम से कर दीजिए, अगर टाइम से नहीं करेंगे तो इस तरह के ट्रांसफर्स क्रैक अपने आप आ जाएंगे। ये क्वालिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ टाइमिंग ऑफ सॉकेट की वजह से है। अगर आपको 24 आवर से, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ज्वाइंट ज्यादा है, तो हर 5-5 मीटर वाले ज्वाइंट को आप 24 घंटे में कंप्लीट कर दीजिए, और जितना जल्दी हो सके जब फाइनल सेटिंग टाइम पर कंक्रीट पहुंच जाए तो तब शुरुआत कर दीजिए। तो इस तरह के ट्रांसफर्स, ये क्रैक फुल विड्थ का और फुल विड्थ में आता है, इस तरह के क्रैकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ये है कि जब आप 2 लेन में काम करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बनता है। इसमें अक्सर क्या प्रॉब्लम करते हैं कि सॉकेटिंग कहीं और अलग कर दिया है और रियल ज्वाइंट कहीं और पर है। तो रियल ज्वाइंट तो ये है जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, क्योंकि ये लेन पहले बनाई, ये लेन दूसरे बाद में बनाएंगे, तो दोनों लेन्स के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक इसी के ऊपर सॉकेट आना चाहिए, उसी को सील करना चाहिए, लेकिन यहां पर सॉकेट इधर बना दिया गया। अब ये जो बीच वाली कंक्रीट है ये वीक पड़ चुकी है, ये धीरे धीरे टूटेगी जब ट्रैफिक ओपन करेंगे, और ये सारा का सारा एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में पूरा का पूरा ज्वाइंट आपका डिटीरियोरेट, स्पॉइल्ड होकर के बड़ा भद्दा लगेगा, राइडिंग क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि फुल विड्थ की पेविंग एक बार में करें, हाफ हाफ ना करें। ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का कंस्ट्रक्ट ज्वाइंट ना बने। अगर बन जाए तो सॉकेट ठीक इसी के ऊपर ही आना चाहिए, और इसको सील जरूर करें। दूसरे ज्वाइंट को सील करें या ना करें, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बनता है ट्रांसफर डायरेक्शन का भी और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का भी, उन कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स को सील जरूर करें, और पॉलीसल्फाइड सीलेंट या सिलिकॉन सीलेंट से उसको सील करें। ये प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग है जो पहले 2 घंटे के अंदर आ जाती है जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में होते हैं, इसको भी अवॉइड किया जाना चाहिए। या तो सिंथेटिक फाइबर यूज करें, या फिर क्योरिंग कंपाउंड को स्प्रे करें, या फिर वेट हाइजीन क्लॉथ कवर करके पॉलिथीन शीट से कवर कर दें। देयर आर वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग, इट मस्ट बी अवॉइड। यही वो कॉमन डिस्ट्रेसेस हैं जो रिजिड पेमेंट में आते हैं। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, एंड थैंक यू सो मच। अगर अभी कोई क्वेश्चंस हैं देन वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस। ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you very much.